नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात दिल्ली की। राज्य के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के यहाँ आज छापे चल रहे हैं और इस समय की ताज़ा खबर यह है कि एफआईआर की जो कॉपी है वो सामने आ गई है। इसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। पहले नंबर के आरोपी हैं, 15 नए आरोपी और आरोपी हैं, अन्य आरोपी हैं। और इसमें आपको बता दें, इन पर जो अपराध लगाया गया है वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आपराधिक षड्यंत्र, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड अनड्यू एडवांटेज। जो अकाउंट है उसका धोखाधड़ी और अनड्यू एडवांटेज की बात इसमें कही गई है। तो अपने आप में आपको बता दें कि आबकारी नीति के मामले में सीबीआई की छापेमारी 7 राज्यों के 21 अलग अलग जगहों पर चल रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सहयोग करेंगे, सच सामने आएगा, हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। सीबीआई का जो दावा है उसने कहा है कि लिकर लॉबी को करीब 143.646 करोड़ की एक बार में छूट दी गई। फैसलों को वैध दिखाने के लिए कैसे नीति में बदलाव किया गया। एयरपोर्ट पर लाइसेंस धारक को 30 करोड़ की छूट दी। विदेशी बियर कीमत कम की। पहले से लाइसेंस पाए लोगों को ज्यादा समय देना है। और आपको बता दें, इसमें इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र के इशारे पर हो रही है ये छापेमारी और दिल्ली शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा है दुनिया भर में। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रियों पर रेड। और ये एफआईआर की कॉपी तो हमने आपको दिखाई है, एक बार फिर से वो प्रति दिखा देते हैं क्योंकि इस समय की, क्योंकि जब से रेड चल रही है तब से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आज जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है उसमें मनीष सिसोदिया की वाहवाही हो रही, दिल्ली के स्कूल मॉडल की, और उसी की सिंडिकेटेड कॉपी जो है वो खलीज टाइम्स में भी छापी है। उन्होंने वहां से लेकर उसे छापा गया है। तो इस पर काफी देर तक इस पे ही एक तरह से कौतूहल सा बना रहा था। लेकिन इस मामले में राजनीति भी हो रही है। अब एक तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी सामने, ये एफआईआर की कॉपी आपके सामने है, लेकिन जो विपक्ष के अन्य नेता भी हैं वो क्या बोल रहे हैं, आइए ये आपको सुना देते हैं। ये महत्वपूर्ण ये है कि आम आदमी पार्टी को भी ये तय करना होगा कि जब विपक्ष के दूसरे नेताओं पर जब छापे पड़ते हों तब आप भी बोलना सीखिए। आज तो हम बोल रहे हैं ना आपके लिए, लेकिन जब दूसरों पे होता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। तो इस तरह से एकांगी सोच से किसी को कुछ नहीं हासिल होगा। हम सबको एक संदेश देना है कि पॉलिटिकल बैटल पॉलिटिकली लड़िए, जो कि केंद्र में सत्तासीन सरकार नहीं लड़ना चाहती है। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करने वाली सरकार को कहना चाहता हूँ, जी भी दिल्ली कोविड काल में कड़ा रही थी, दिल्ली में मौतें हो रही थी, ऑक्सीजन के लिए तरस रही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और शराब मंत्री शराब माफियाओं के साथ बैठकर के शराब नीति बनाने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार प्रश्न उठा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जेल में जा चुके हैं, कानून मंत्री 2 इस्तीफा दे चुके हैं। ये दर्शाता है कि इन पिछले 7-8 सालों में दिल्ली ने बहुत कुछ खोया है, अपनी पहचान खोई है, और कुछ मिला है तो शराब की राजधानी मिली। तो आज ये जो कदम उठाया गया है, मुझे पूर्ण रूप से कानून पर विश्वास है, दोषियों को, भ्रष्टाचारियों को जेल में जाना होगा। तो वाकई में आज दिल्ली में जिस तरह से सुबह से ही ये रेड की तस्वीरें आ रही हैं, ये बड़ी खबर हम सबके सामने बनी हुई है। कोशिश करेंगे हम, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमें मिलने जा रहे हैं। ये आज की इस समय दिल्ली की सबसे बड़ी खबर है और एफआईआर की प्रति हमारे सामने आई है। इसमें 15 आरोपी बनाए गए हैं। आरोपी नंबर 1 सबसे अहम है। आरोपी नंबर 1 इसमें मनीष सिसोदिया है। आपको बता दें कि इसमें अन्य लोग भी हैं। इसमें गोपी कृष्ण भी हैं जो कमिश्नर एक्साइज रह चुके हैं तब दिल्ली के उस समय के। आनंद तिवारी हैं जो डिप्टी कमिश्नर एक्साइज रह चुके हैं तब जीएनसी टीडी के दिल्ली के। साथ ही आपको बता दें पंकज भटनागर भी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज उस समय के रह चुके हैं। और विजय नायर फॉर्मर सीईओ, तमाम कुछ और कंपनियां हैं वो भी इसमें जो प्रमुख हैं उनके नाम इसमें हैं। तो हमें सौरभ मिलने जा रहे हैं, लेकिन अगर आगे बढ़ने से पहले उसमें भी कुछ विलंब है तो आज जिस तरह से इस पूरे मामले पे ग्राउंड में क्या हुआ है, किस तरह से खबर ये सामने आई, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, क्या कहा है बीजेपी ने, इस पे बचाव में क्या कह रही है आम आदमी पार्टी, आइए रिपोर्ट देख लेते हैं।
शुक्रवार को जब दिल्ली में जन्माष्टमी की छुट्टी थी, तब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सुबह 8 बजे ही सीबीआई ने छापा मार दिया। खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इस तरह परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। सीबीआई ने दिल्ली की नई आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में मनीष सिसोदिया के अलावा एक्साइज कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रहे अधिकारियों के घर भी छापे मारे। कुल 21 जगह छापेमारी हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए। वहां पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। इस खबर का मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया को भारत, दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया। एक तरह से पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चे ने अड़ाओ। मशहूर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली की केजरीवाल सरकार की शिक्षा में किए गए कामों के साथ मनीष सिसोदिया की फोटो छपी, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार और पार्टी की पीठ थपथपाई। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स दोनों में एक से ही खबर है, एक ही साथ छपी है, इसलिए यह पेड न्यूज है। अगर एक दिन में 2 खबर 2 अखबारों में लगती है और दोनों में सेम ही फोटो लगती है और वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाता है, तो वो क्या होगा? क्या वो जेन्युइन होगी न्यूज? ये दोनों अखबार का फोटो है, एक है न्यूयॉर्क टाइम्स, एक है खलीज टाइम्स। दोनों में जो रिपोर्टर है एक ही रिपोर्टर है, वर्ड टू वर्ड सेम लिखा हुआ है, एकदम सेम पिक्चर, एकदम जो 6 पिक्चर इसमें डाली हुई है, मेरे पास में और भी पिक्चर्स हैं, जो 6 पिक्चर इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में है वही 6 पिक्चर खलीज टाइम्स में। फ्रंट पेज पे न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर खबर छप रही है, भारत देश की खबर है। इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी वालों को खुश होना चाहिए था, उन्हें गर्व करना चाहिए कि हमारे देश की अच्छी बातें छप रही हैं। इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, नेशनल टीवी पे आके झूठ बोलते हैं। देखिए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, इसके ऊपर जिसने ये खबर लिखी है उसका नाम छपा हुआ है। विकास, क्या नाम लिखा हुआ है इसमें? करणदीप सिंह लिखा हुआ है। मैं चश्मा नहीं लाया इसलिए पढ़ता नहीं हूं, ये मैंने हाईलाइट किया। करणदीप सिंह, न्यूयॉर्क टाइम्स, फ्रंट पेज न्यूज, हिंदुस्तान के लिए गर्व की खबर। सीबीआई का दावा है कि आबकारी पॉलिसी 2021-22 में टेंडर से लेकर लाइसेंस देने तक कई गड़बड़ियां हुई। यहां तक कि शराब बनाने वाले ही शराब बेच रहे थे और इसके बदले शराब कारोबारियों ने आम आदमी पार्टी को मोटा कमीशन दिया। दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी के बारे में जो रिपोर्ट दी उसमें कथित भ्रष्टाचार की बात की गई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। आरोप है शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई। एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ रुपए की राशि लौटाई गई क्योंकि वो जरूरी एनओसी लेने में नाकाम रही। विदेशी शराब पर 50 रुपए प्रति केस की छूट दी गई। आरोप है इन सब में नियम और प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता के चलते बीजेपी घबरा गई है और जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके फर्जी केस बना रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली आम आदमी पार्टी अब एक्सपोज हो गई है। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई कार्रवाई आम आदमी पार्टी के लिए चिंता की बात जरूर है, लेकिन ये भी सच है कि आम आदमी पार्टी इसके लिए पहले से ही
तैयार थी। इसीलिए जब मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई ने छापा मारा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल पहली बार मीडिया के सामने आए, तो उस दौरान भी वो अपने मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन को ही आगे बढ़ाते हुए नजर आए। दिल्ली से रविशंकर शुक्ला, मुकेश सिंह सेंगर और कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जुड़ गए हैं। सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। रेड्स पड़ रही है, बहुत चिंताजनक स्थिति में आप लोग, लगातार आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, लेकिन अब एफआईआर की कॉपी भी आ गई है और इसमें जो 15 लोग आरोपी बनाए गए हैं, सबसे पहला नंबर मनीष सिसोदिया का है। चिंता की बात है ये। देखिए निधि जी, आज आपके सहयोगी को भी मैंने एक इंटरव्यू दिया। मैंने बताया कि देखिए, इस पूरी की पूरी एक्साइज नीति के अंदर कहीं पे भी भ्रष्टाचार जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं साबित कर पा रही। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं कि आपने ये जो पॉलिसी बनाई, इसके अंदर आपने भ्रष्टाचार किया, सरकार को पैसे का नुकसान दिया। मैं ये समझता हूं, सब लोग दिल्ली के जानते हैं कि दिल्ली में कोई भी पॉलिसी बनती है तो वो एलजी साहब के पास जाती है और एलजी जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। हमने जब ये पॉलिसी जून 2021 में एलजी साहब को भेजी, उन्होंने इसके अंदर कुछ अपने सजेशन दिए। उनके सजेशंस को इंक्लूड करके पॉलिसी दोबारा भेजी गई, उन्होंने पॉलिसी पास कर दी। ऐसी बहुत सारी पॉलिसी हैं, जैसे डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन है, वाईफाई की हमारी पॉलिसी थी, सीसीटीवी की पॉलिसी थी, मोहल्ला क्लिनिक की पॉलिसी थी, जिसके अंदर एलजी साहब ने ऐतराज जताए। वो पॉलिसी एलजी साहब ने कई महीनों तक, कई सालों तक पास नहीं की। बट इस पॉलिसी के अंदर कोई ऐतराज एलजी साहब की तरफ से नहीं था। ये पॉलिसी उनके द्वारा पास की गई, तो इसके अंदर भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? दूसरी बात, हम ये बात कहते हैं, जब ये पॉलिसी जुलाई के अंदर पास कर दी गई, तो इस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से 2 दिन पहले जो बदला, वो एलजी साहब ने बदला, जिसकी वजह से रेवेन्यू का लॉस हुआ। जो लोग लाइसेंसी थे वो लोग हाईकोर्ट गए और करीब आधा दर्जन पिटीशन हाईकोर्ट के अंदर डाले गए कि साहब, सरकार ने 2 दिन पहले पॉलिसी बदल दी। हमने कहा कि ये पॉलिसी एलजी साहब ने बदल दी। उन्होंने कहा भाई, हमें तो लॉस हुआ, हमें इस पैसे का बकाया वापस चाहिए। कोर्ट के आदेश पर उन वेंडर्स को वो पैसा वापस किया गया। इसको समझने के लिए आप ये समझिए, आपने दिल्ली के अंदर 100% एरिया के लिए उनसे बोलियां मार दी। उन्होंने 100% एरिया के लिए बोलियां लगाई और उन्होंने बोला कि इस 100% एरिया के अंदर 849 दुकानें खुलेंगी, जो कि पहले भी 849 ही थी, अभी भी 849 होनी थी नई पॉलिसी के अंदर। एलजी साहब ने इसके अंदर 60% एरिया को तो हाँ कर दिया, 40% एरिया दिल्ली का हटा दिया कि इसके अंदर जो है अब हम दुकानें नहीं खोल सकते। जैसे कि अनऑथराइज इलाका, नॉन कंफर्मिंग जोन, जहां पे नकली और कच्ची और नॉन ड्यूटी पेड शराब पहले बिका करती थी, जिसकी वजह से ये पॉलिसी बनाई गई, उसी चीज को एलजी साहब ने हटा दिया, जिसके कारण जो है इस पॉलिसी के अंदर नुकसान आना शुरू हुआ। अब आज इस पॉलिसी के ऊपर सीबीआई का छापा पड़ रहा है, तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सीबीआई छापा डाले, सीबीआई इसके अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन करे। हमारी इन्वेस्टिगेशन पहले भी हो चुकी है, हमें कोई दिक्कत नहीं। सौरभ, लेकिन जो आज एफआईआर आ गई है, कानूनी पटल पर है ये और कानून देखेगा जो इसके आप लोग जवाब दे रहे हैं, लेकिन एफआईआर कॉपी कहती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड अनड्यू एडवांटेज। तो जो ये तीनों आरोप हैं, इस पे जो एक तरह से कानून के पटल पे तो आप लोग बात अपनी रखेंगे, लेकिन जो एक आम नागरिक है या जो आप लोगों पे यकीन रखता है, वो कैसे समझे? देखिए, मुझे लगता है कि इसको समझने की बड़ी आसान सी चीज है। देखिए, सबसे बड़ा आरोप बीजेपी का क्या है? सबसे बड़ा आरोप यह है कि 145 करोड़ की रिबेट आपने लाइसेंसीज को क्यों दी, यही है ना सबसे बड़ा आरोप। अब वो 145 करोड़ की रिबेट क्या है? 145 करोड़ रुपए की रिबेट ये है कि जिन लाइसेंसीज ने दिल्ली के अंदर 9,500 करोड़ रुपए जमा करने की बात कही कि हम दिल्ली के अंदर एक साल में 9,500 करोड़ रुपए फीस जमा करेंगे, यानी कि एक एक लाइसेंसी लगभग 300 करोड़ रुपए दिल्ली की खजाने के अंदर जमा करने की उसने बात की, तो पर डे का लगभग 1 करोड़ रुपए का उसका पैसा बनता है। अब वो ये कहता है कि साहब, आपने दिल्ली के अंदर 1 महीना लॉकडाउन लगा दिया, 1 महीना आपने इवन आउट कर दिया, तो मेरी वाइन शॉप्स तो खुली ही नहीं 1 महीना, तो मेरी वाइन शॉप जब खुली ही नहीं 1 महीना, तो मैं उस महीने की लाइसेंस फी 1 करोड़ रुपए रोज क्यों दूं एक वेंडर की? ये बात है।
तो वो लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है, ये पैसा ये क्यों देंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा, दिल्ली सरकार ने 145 करोड़ की रिबेट दी। अब सवाल ये आता है, क्या कोरोना की वजह से और भी सरकारी संस्थाओं ने रिबेट दी? जवाब है हाँ। फर्ज कीजिए एमसीडी ने टोल टैक्स के अंदर 875 करोड़ रुपए का टेंडर दिया है 1 साल का। इनके पास इनका वेंडर आया कि साहब लॉकडाउन लग गया, आप मुझे रिबेट दो। इन्होंने उसको 85 करोड़ रुपए की रिबेट दी। बीजेपी से पूछ लीजिए एमसीडी ने दी या नहीं दी। बीजेपी की एमसीडी ने जो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट वाले वेंडर है इनको करोड़ों रुपए की रिबेट दी, क्योंकि इन्होंने कहा कि साहब कोरोना चल रहा था, लोग निकले ही नहीं, हमारी एडवर्टाइजमेंट किसी ने दी नहीं, हमारे पास वेंडर नहीं है, इसलिए हमारे को रिबेट दो। रेलवेज जो भारतीय सरकार केंद्र सरकार के अंदर आता है, रेलवेज की आप गूगल करके देख लीजिए, रेलवेज ने अपने सभी लाइसेंसीज को कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन पीरियड हुआ, जिस दौरान जो पैसेंजर्स थे वो स्टेशनों पे नहीं आए, रेलवे ने भी दिया। अब अगर रेलवे ने कंसेशन दिया तो वो ठीक है, एमसीडी ने कंसेशन दिया वो ठीक है, अगर दिल्ली सरकार ने कंसेशन दिया तो मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई है। तो उस लिहाज से तो पीयूष गोयल साहब जिन्होंने रेलवे के अंदर वेंडर्स को कंसेशन दिया उनके घर भी सीबीआई होनी चाहिए, वो नहीं है। ये आपके दर्शकों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोरोना के लॉकडाउन के समय में आपको लाइसेंसीज को छूट देनी पड़ेगी और ये सब सरकारों ने सब लाइसेंसीज को दी है। चलिए, आपने अपनी ये तर्क सामने रखा है और एक तरफ वाकई में ये तर्क है आम आदमी पार्टी जो दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल अपने आप में बने हुए हैं और सीबीआई की एफआईआर कॉपी है और उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनड्यू एडवांटेज की बात सामने नहीं। ठीक है निधि जी मैं आपको एक छोटी बात और कहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाइए, आज न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर खबर छपी थी तो सुबह से कह रहे थे कि ये पेड न्यूज है। इन्होंने कहा साहब ये तो 2 अखबारों में एक सी न्यूज आ गई। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स से औपचारिक तौर पे बीजेपी को रिबटल आया है कि हमारे यहां पेड न्यूज नहीं छपती, हमारे एडिटोरियल नहीं छपते, हमारे अपने रिपोर्टर की ग्राउंड रिपोर्ट है ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे छपी है। और जो वो दूसरा अखबार है उसने खबर छाप के नीचे क्या लिखा है, कर्टसी न्यूयॉर्क टाइम्स, यानी कि उस अखबार ने तो खुद कहा है कि हमने ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स से ली है। वो अखबार अक्सर जो है यूएई का अखबार है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स से खबर लेता है। मान लीजिए जैसे पीटीआई है, एएनआई और पीटीआई जो एजेंसी है उनकी खबर कई सारे चैनल चलाते हैं। बहरहाल आपने तमाम तथ्य सामने रखे सौरभ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल एक चिंताजनक दौर है आम आदमी पार्टी के सामने। तो फिलहाल हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं देश की बात में और आगे हम ले चलेंगे आपको उत्तर प्रदेश नोएडा जो एनसीआर के इलाके में आता है। आखिर कौन से टावर पर आने वाली है एक तरह से मुश्किल जो सुपरटेक की जो बिल्डिंग्स ध्वस्त की जाएंगी, क्या तैयारी है उसकी, उस पर एक आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। नोएडा के सेक्टर 93 स्थित 40 मंजिला सुपरटेक ट्विन टावर को 28 अगस्त की दोपहर 2:30 बजे ढाया जाएगा। इस ट्विन टावर के करीब बनी 2 बिल्डिंग्स हैं। इसमें रहने वाले करीब 7,000 लोगों को 28 अगस्त को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अपने घरों से बाहर रहने के लिए कहा गया है। तो क्या है ध्वस्तीकरण का प्लान, देखिए रिपोर्ट। 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 40 मंजिल ऊंचे इन 2 टावरों को विस्फोट लगाकर ढाया जाएगा। दोनों टावरों के अंदर ट्रकों में भरकर विस्फोटक अंदर पहुंचाया जा चुका है। हर रोज मंजिल दर मंजिल विस्फोटक लगाया जा रहा है। इस बीच इन दोनों टावरों के बिल्कुल नजदीक
बनी 2 रिहायशी सोसाइटियों सुपरटेक एमरल्ड और एटीएस विलेज में रहने वाले लगभग 7,000 लोगों की सांस ऊपर नीचे हो रही है। ध्वस्तीकरण से पहले लोगों की सुरक्षा के लिए नोएडा अथॉरिटी ने इवैक्यूएशन प्लान तैयार किया है। 28 अगस्त को दोपहर 2:15 से 2:45 तक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पूरी तरह बंद रहेगा। ट्विन टावरों के दोनों तरफ की सोसाइटी के निवासियों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक अपना घर छोड़ना होगा। इन टावर के दोनों तरफ की सोसाइटी में 1396 फ्लैट हैं। दोनों तरफ की सोसाइटी के लोगों को अपनी गाड़ियां हटानी होंगी। ट्विन टावर के चारों ओर एक्सक्लूजन जोन बनाया गया है। इसके आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं होगी। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस ट्विन टावर के सामने अथॉरिटी के पार्क वाली सड़क पर मौजूद रहेंगे। और आसपास रहने वाले लगभग 7,000 लोग हैं जिनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। ये सांसें ऊपर नीचे इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब ये तस्वीर देखिए, ये 40 मंजिले की इमारत, 2 इमारतें हैं, सुपरटेक के ट्विन टावर कहते हैं, इन्हें ढाया जाना है। और देश की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। आगे हम बिल्किस बानो मामले में आखिर कौन है वो लोग जिनकी सिफारिश से 11 दोषियों को मिली है जेल से रिहाई, इस पर रिपोर्ट दिखाएंगे। तो बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों को जिस तरह से जेल से रिहाई हुई है, एनडीटीवी ने पड़ताल की है कि जिस कमेटी की सिफारिश पर रिहाई हुई है उसके 10 में से 5 सदस्य बीजेपी से जुड़े हैं। मरियम अलवी की रिपोर्ट देखिए। बिल्किस बानो केस में गुनहगार साबित हुए 11 लोग गुजरात के माफी नीति के तहत आजाद कर दिए गए हैं। ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जेल से छूट गए थे। इस बात से बहुत सारे लोग हैरान हैं, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि इनकी आजादी सिफारिश करने वाली कमेटी, उसमें 10 मेंबर्स थे और उसमें से 5 बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है जो बताती है कि इनके कमेटी में 2 बीजेपी एमएलए, 1 बीजेपी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और 2 अलग लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए भी शामिल थे। पहली है विनीता लेले। इस दस्तावेज के अनुसार ये एक सोशल वर्कर है, लेकिन इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता चलता है कि ये बीजेपी के सदस्य हैं। ऐसे ही एक और सोशल वर्कर है इनके लिस्ट में, वो है पवन भाई सोनी, लेकिन बीजेपी गुजरात के वेबसाइट के अनुसार ये बीजेपी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है गुजरात में। हमने पवन भाई सोनी से बात करने की कोशिश की, बहुत सारे कॉल्स किए, उनके घर तक गए। फाइनली हम उनसे उनके दुकान पे मिले, उसी एड्रेस पे जो बीजेपी गुजरात के वेबसाइट पे लिखी हुई थी। उन्होंने हमारे कोई भी सवाल के जवाब नहीं दिया, लेकिन ये भी इनकार नहीं किया कि वो या दूसरे लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे और वो कमेटी के हिस्सा भी थे। आप वो कमेटी के पार्ट थे, हिस्से थे? वो मेरे बोले से जुड़े नहीं है 2 दिन से। नहीं, लेकिन आप वो कमेटी के हिस्से थे कि नहीं सर? वो जरा थोड़े आप चेक करवा लीजिए, मेरे से पास मैं वो इसलिए मैं नहीं कहना, इसलिए मैंने आपको बोला फालतू आप गोल गोल घूमो, मैं आपको गोल घूमो। सर मैं वही ना, आप सोचिए ना, मैं इतनी दूर से आई हूँ तो बहुत दिनों के लिए तो नहीं आऊंगी ना, इसीलिए जस्ट ये कंफर्म करना था कि आप वो कमेटी के हिस्से थे कि नहीं। जो बाजू में जेल है, कलेक्टर ऑफिस में भी है, उसका रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए। आप वो कमेटी के हिस्से थे या विनीता लेले जी, सरदार सिंह बारिया पटेल जी, ये भी उस कमेटी के हिस्से थे? मुझे तो नहीं मालूम है, मेरे से बार-बार एक बात मैंने आपको बोल दिया। अच्छा, आप भाजपा के लेकिन एग्जीक्यूटिव मेंबर तो हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर तो हैं आपका, तो मुझे क्योंकि आपका नंबर मुझे बीजेपी के वेबसाइट से ही मिला था उनके, तो भाजपा के हिस्से तो आप हैं। अब आपको क्या बताएं? ऐसे एक और सोशल वर्कर है लिस्ट में जो है सरदार सिंह बारिया पटेल। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें बीजेपी गोधरा ऑफिस से मिली। ये कहा जाता है कि ये भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। 2 बीजेपी के एमएलए भी इस कमेटी में जुड़े हुए हैं। वो है गोधरा के एमएलए बीजेपी के सीके राहुल जी और कलोल के एमएलए बीजेपी के सुमन बेन चौहान।
कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ मरियम अलवी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।